हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। एमपी पुलिस की एग्ज़ाम चल रही है और उसी के हिसाब से वीडियो बना जा रहा है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और नोट कीजिए उन क्वेश्चन को, जिनका भी 20 तारीख के बाद क्वेश्चन पेपर है और जिनका कल परसों 16 मतलब 17, 18, 19, 20 वो सभी इसको देख सकते हो। यहाँ से बहुत ही एक वीडियो और शाम को लाया जाएगा, उसके अंदर 5-6 क्वेश्चन, इस तरह से मतलब 15 क्वेश्चन तो आपके कन्फर्म है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। पहला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ से 2-3 फैक्ट हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना रूस से ली गई थी। कहाँ से? रूस से। पंचवर्षीय योजना को जो अनुमोदित करता है, अनुमोदन वो करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। और अगर क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, तो 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952। पंचवर्षीय योजना को जो लागू करता है वो योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो 15 मार्च 1950। योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारीलाल नंदा। अभी वर्तमान में क्या कर दिया कि योजना आयोग को बदल दिया और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग 1 जुलाई 2015 से शुरू कर दिया गया। अब नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, लेकिन नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष पूछे उपाध्यक्ष, तो इसके वर्तमान जो उपाध्यक्ष है वो है सुमन बेरी। सुमन बेरी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली 1951 से 1956 तक इसका जो मॉडल था वो था हेराल्ड डोमर मॉडल, और ये कृषि पर आधारित थी। पहली वाली जो पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि और उद्योगों के ऊपर थी। अगर हम दूसरी की बात करें तो दूसरी 1956 से 1961, और ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस, और यहाँ पर पूरा ध्यान इनका था उद्योगों पर। इस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। अगर हम तीसरे की बात करें तो 1961 से 1966, और ये वो दौर था यहाँ पर भारत को बहुत सारे युद्ध झेलने पड़े। भारत के साथ चीन का युद्ध हुआ, भारत के साथ पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965। उस समय सूखा पड़ गया भारत में। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। उसके बाद ही हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, उनकी भी मृत्यु हो गई। और उसके बाद यहाँ से इंदिरा गांधी का भी समय शुरू होता है, यानी कि एक ही पंचवर्षीय योजना के अंदर हमने 3 प्रधानमंत्री देखे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 के आसपास, वहाँ से 65 तक लाल बहादुर शास्त्री, और फिर इंदिरा गांधी। और यहीं पर हमने हरित क्रांति भी देखी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 से होती है, वो भी इंदिरा गांधी का समय होता है। और यहीं पर हमने दुर्गापुर
राउरकेला और भिलाई, ये 3 स्टील उद्योग देखे। दूसरे की बात करें, दूसरे में हमने बोकारो देखा, लेकिन इसमें तीसरे में हमने दुर्गापुर इस्पात उद्योग, राउरकेला, ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ये ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से। और ये है छत्तीसगढ़ में, सोवियत संघ के सहयोग से। तो आपको इतने फैक्ट याद रखना चाहिए। चौथी की बात करें हम, तो यहाँ से योजना अवकाश आ जाएगा। बीच में क्या है, योजना अवकाश रहेगा, यानी कि 1967 से लेकर 69 यहाँ पर योजना अवकाश था। इसके बाद चौथी शुरू होती है 1969 से लेकर 1974 तक। यहाँ पर भारत पाकिस्तान ये होता है 1971, और फिर उससे बनता बांग्लादेश। अगर हम इसकी बात करें 74 से 78, 1969 से लेकर 1974 तक चौथी हो गई। और पाँचवीं की बात करें तो 1974 से लेकर 78, ये वो समय था जब इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगी थी भारत में, और भारत को पहला गैर कांग्रेस से प्रधानमंत्री मिला था। भारत को पहला गैर कांग्रेस से प्रधानमंत्री मिला था इंदिरा गांधी के बाद, इमरजेंसी के बाद। 1978 में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। मोरारजी देसाई 1978 का समय था वो। और यहाँ से फिर 2 साल का अवकाश रहेगा। 1900 अब जो इसके बाद योजना अवकाश के बाद जो चौथी हो गई, फर्स्ट वाले 1956 से 56 से 61 से 66 और 69 से 74 और 74 से 78, अभी 6 वाली। तो ये 1980 से लेकर 1985 तक। इस समय भी इंदिरा गांधी पीएम थी और इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है यहाँ पर। फिर हम 7वीं की बात करें तो 1985 से लेकर 1990 तक। और यहाँ से फिर आता है फिर योजना अवकाश 90 से 92, 2 साल का अवकाश था। और इसी में भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय पीवी नरसिम्हा राव, और उनके जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह। तो उस समय क्या हुआ कि भारत में एलपीजी है ना, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, ये जो मुद्दा लाया गया था उस समय भारत ने, और तब से भारत की इकोनॉमी में बहुत अच्छा सुधार हुआ था। तो इतना बहुत ही। अंतिम पंचवर्षीय योजना अगर आपको पूछा जाए तो अंतिम है 12वीं। अंतिम 12वीं 2012 से लेकर 2017 तक ये अंतिम थी। उसके बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के बारे में हमें जानना है। ओलंपिक की बात करें तो प्राचीन ओलंपिक 776 ईस्वी में शुरू हुई। आधुनिक ओलंपिक की बात करें तो 1896 में 1896 में शुरू हुई। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो ये 1894 में शुरू हुई थी, 1894 में। और पहली बार ओलंपिक हुए थे 1896 में, 1896 में। पहली बार महिला को शामिल किया गया था 1900 में, और भारत भी 1900 में शामिल हुआ था। अभी हम बात करें टोक्यो ओलंपिक 2022 की। जैसे 2020 का टोक्यो ओलंपिक था। ओलंपिक के उद्देश्य आपको हम बता दूँ। उद्देश्य होता है इसका CTS, LTS, फोर्टिस। CTS का मतलब तेज, LTS मतलब ऊंचा, और फोर्टिस मतलब बलवान। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में शुरू हुआ था, मतलब 2020 का 2022 में हुआ था, उसके अंदर भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे, 7 पदक। और 7 पदकों के साथ भारत पूरे वर्ल्ड में 48वें नंबर था। और कम से कम 205 देशों ने उसमें भाग लिया था, 205 देशों ने। तो ये आपको ध्यान रखना है इस फैक्ट। 7 पदक भारत ने जीते, उसमें से एक था स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने जीता था स्वर्ण पदक। भाला फेंक खेलते हैं, और 87.58 मीटर का भाला फेंका था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 2 रजत, जिसमें रवि दहिया और मीराबाई चानू। रवि दहिया ने रजत जीता था पहलवान में,
और मीराबाई चानू वेट लिफ्टर में। और 4 कांस्य पदक पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहन, बजरंग पुनिया और पुरुष हॉकी टीम। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही। और इसका एक जो शुभंकर था, शुभंकर, वो था मोराई तोबा, मोराई तोबा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 फैक्ट और है, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो ये वो महिला है ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। अगर हम केडी जाधव की बात करें तो ये ओलंपिक में पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष है। ओलंपिक में पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष पूछे तो केडी जाधव, महिला पूछे तो कर्णम मल्लेश्वरी। और अभिनव बिंद्रा वो व्यक्ति जिन्होंने भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक जीता था। व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला व्यक्ति था अभिनव बिंद्रा। और सामूहिक रूप से भारत की हॉकी टीम ने 1928 में पहला गोल्ड मेडल जीता था। और व्यक्तिगत अभिनव बिंद्रा और केडी जाधव, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करें रणजी ट्रॉफी की। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई 1934 में। और रणजी ट्रॉफी अब तक सबसे अधिक बार पूछा गया है तो 41 बार मुंबई जीता है। रणजी ट्रॉफी को 41 बार मुंबई जीत चुका है। और 2022 की बात करें तो 2022 में एमपी की टीम ने इसको जीता। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि रणजी ट्रॉफी पहली बार एमपी जीता है, और वो भी 2022 में। तो करंट अफेयर के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार एमपी जीता है रणजी ट्रॉफी, एक बार फाइनल में गया था लेकिन जीत नहीं पाया था। अगला क्वेश्चन है, अगला है भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.4%। उसमें अगर हम मेल की बात करें तो मेल है 84.14% और महिलाओं में 56 के आसपास। तो मेल 82% और फीमेल 56% और ओवरऑल 74.4%। भारत का सबसे अधिक अगर साक्षर राज्य पूछे तो केरल, सबसे न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर तो बिहार में, और सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पर तो राजस्थान में। सबसे कम महिला साक्षरता दर है भारत में राजस्थान की। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य पूछे तो केरल, सबसे कम साक्षरता दर है बिहार में। अगला है सरहुल त्यौहार कहाँ पर होता है तो ये झारखंड में होता है। सरहुल त्यौहार झारखंड में। और एक और इम्पोर्टेंट हार्नबिल महोत्सव जिसे त्योहारों का त्यौहार कहते हैं, ये नागालैंड में। सरहुल झारखंड में और हार्नबिल नागालैंड। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 19 का संबंध है बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसके अंतर्गत पहले 7 अधिकार थे, या मान लो 6, और वो 6 के 6 आपको याद रखना है। अगर हम बात करें ए, तो ए में क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ए या क, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर हम बी की बात करें तो बी में आ जाएगा शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के हड़ताल करना, इकट्ठा होना, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के। सी की बात करें तो संघ या यूनियन बनाना, संघ या यूनियन, आप कोई संगठन बना सकते हो। भारत के पूरे क्षेत्र में आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हो कभी भी। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हो, या मकान बना सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हो। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप व्यवसाय कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, कुछ भी बिजनेस कर सकते हो भारत के किसी भी क्षेत्र में।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है और ई में क्या है। अगला है अनुच्छेद 21। तो निजता का अधिकार पूछे या जीवन जीने का अधिकार पूछे तो ये किस में आएंगे, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, 19 से लेकर 22 तक, 19, 20, 21, 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। 19 की बात करें उसमें 6 अधिकार है आपको दे रखे हैं और 21 का बहुत पूछा जाता है। तो 21वां जो निजता का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, शिक्षा का भी अधिकार है, इसके अंदर शिक्षा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत थी। और 6 वर्ष से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ये फैक्ट भी आपको, शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से लेकर 14 साल के बच्चों को 86वां संविधान संशोधन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो प्राचीन जब आधुनिक भारत में हम जाते हैं तो वहाँ भारत का पहला उच्च न्यायालय, भारत का पहला उच्चतम न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बना था 1774 में। मतलब भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम से 1774 में बना। लेकिन वर्तमान जो उसको रूप दिया गया वो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। प्राचीन जब आधुनिक भारत की बात करें तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो सर इलिया इम्पे थे, सर इलिया इम्पे। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया और आज़ाद होने के बाद जब इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हो गई तो उस समय जो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, पहले आज़ादी के बाद, तो वो थे हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हुए भाग 5 में आपको मिलेगा। अगर हम इसके आर्टिकल की बात करें तो 124, तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात है और 124 से लेकर लगभग 147 तक इसकी बात है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश सर इलिया इम्पे थे। और अभी 50वें कौन है, तो 50वें डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़, ये भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बारे में कौन सा अनुच्छेद है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका अनुच्छेद 148 से लेकर 151, भाग तो 5 ही रहेगा, भाग 5 रहेगा। अनुच्छेद 148 से 151। अगर हम 148 की बात करें तो अनुच्छेद 148 में क्या है कि भारत में एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। अगर हम 149 की बात करें तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में दे रखा है कि उसकी क्या शक्तियाँ होंगी। और 150 क्या कहता है कि संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर सौंपना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो गांधी जी के प्रमुख फैक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन हम मेन अगर हम बात करें तो गांधी जी की जन्म तो आपको सब पता है कहाँ पर हुआ है। गांधी जी अमेरिका गए, ब्रिटेन गए, ब्रिटेन के बाद अफ्रीका भी गए। और अफ्रीका में जब गांधी जी गए थे 1895 लगभग 95 के आसपास, 1894-95। और उसके बाद गांधी जी अफ्रीका में रहे। गांधी जी ने अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह 1908 में किया था पहली बार। गांधी जी का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ पर शुरू हुआ था, मतलब गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया, तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। पहला सत्याग्रह, पहला आंदोलन पूछे तो ये 1908 में दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद गांधी जी भारत में आते हैं 9 जनवरी 1915।
यानी कि 20 वर्षों के बाद गांधी जी भारत में आते हैं 9 जनवरी 1915, और 9 जनवरी को ही इसलिए हम बनाते हैं विश्व प्रवासी भारतीय दिवस। विश्व प्रवासी भारतीय दिवस गांधी जी के भारत के आगमन पर मनाया जाता है। इसके बाद गांधी जी 1917 में और 1916 में गांधी जी अहमदाबाद में साबरमती नदी पर साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। 1916 में साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं। इसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन करते हैं। 1919 की बात करें तो अंग्रेजों ने एक अधिनियम लाया था मार्ले मिंटो सुधार, और उसी में था मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में ये था कि बिना एक रोलेट एक्ट आया था, रोलेट एक्ट, उसी में था कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून, और उसी का विरोध कर रहे थे बहुत सारे लोग। और उसी का विरोध करने की वजह से सैफुद्दीन किचलू वगैरह और जालियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर में एक जगह है जालियांवाला बाग हत्याकांड, और वहीं पर 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने बिना अनुमति से वहाँ पर गोली चला दी, और उसी को बोलते जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसी के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920, और ये चलता रहता है लगातार 2-2.5 साल तक। और उसके बाद 5 फरवरी 1922 को छोरा छोरी नामक स्थान पर, गोरखपुर में जो है छोरा छोरी नामक स्थान, उस पुलिस थाने में भीड़ जो असहयोग आंदोलन का जो विरोधी थे, मतलब जो सहयोगी थे, उन लोगों ने उस पुलिस थाने को जला दिया, जिसमें कम से कम 21 पुलिस वाले जल गए थे। और उसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उसके बाद गांधी जी एक बार मात्र 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन ने पूछा कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने कब की थी, तो एक बार मात्र 1924 में बेलगांव अधिवेशन की। इसके बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने की। 1928 में खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1931 की गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, उसमें से 1931 में गांधी जी गए थे ब्रिटेन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। इसके बाद पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट 1931 में। और उसके बाद पूना पैक्ट के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था 1939 से लेकर 1945 के बीच में, उस समय गांधी जी 1930 एक और एक घटना 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि दांडी यात्रा 6 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक गांधी जी कम से कम 324 किलोमीटर 72 लोगों के साथ पैदल साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक गांधी जी 324 किलोमीटर का सफ़र करते हैं 6 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक, और वहीं पर जाके नमक कानून को तोड़ते हैं, और उसी को वहाँ से शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। इसके बाद 8 अगस्त को घोषणा होती है भारत छोड़ो आंदोलन की, और 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, जिसमें गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। और उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और उसी के बाद गांधी जी उस भारत छोड़ो आंदोलन के बाद लगभग अंग्रेज इस बात को मान चुके थे कि अब हमें भारत छोड़ना ही पड़ेगा। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे उसको गोली मारकर हत्या हो जाती है। तो इतने फैक्ट बहुत हैं। अगला हम बात करते हैं संसद के बारे में। तो संसद की बात करें तो ये भाग 5 में इसका उल्लेख है। भाग 5 में संसद का उल्लेख है 79 में, और संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। संसद 79 में है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 से शुरू होता है। अनुच्छेद 52 से लेकर कि 52 में क्या है कि भारत में एक राष्ट्रपति, भारत की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। 52 में इसकी 53 में इसकी नियुक्ति है ना। 60 में शपथ है, और 61 में महाभियोग है। 72 में राष्ट्रपति को समाधान देने की शक्ति प्राप्त है, समाधान देने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। और लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 में, राज्यसभा 80 में है, और लोकसभा 81 में। लोकसभा का प्रमुख होता है लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा का प्रमुख होता है उपसभापति।
और जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो पहले लोकसभा अध्यक्ष जी मावलकर, और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमारी, और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला, जिनका संबंध कोटा से। और जो राज्यसभा के सभापति की बात करें तो वो है जगदीश धनखड़, जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अभी एमपी पुलिस में एक क्वेश्चन बहुत ही हर एग्जाम में आ रहा है, 2 या 3 क्वेश्चन डेली आ रहे हैं, वो है भारत के शास्त्रीय नृत्य। और भारत के शास्त्रीय नृत्य टोटल 8 होते हैं, और इन 8 में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन डेली आ रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। तो आज के दिन में कम से कम 2-3 वीडियो आएंगे जिसमें जीके ही मिलेगा आपको। तो धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।